हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ क्लासेस। तो गाइस आज था एक 9 जनवरी और है मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। और गाइस थंबनेल वाला आर्टिकल हम इस मेन आर्टिकल के बाद डिस्कस करेंगे। पहले इस मेन आर्टिकल को देख लेते हैं जो फ्रंट पेज पर दिया गया है। जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो पहले फ्रंट पेज पर दिया गया है। एक ही आर्टिकल आज हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है फ्रंट पेज पर। तो चलिए इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। इस आर्टिकल में बताया है जोस्मिंथ टाउन के बारे में। ये आपको उत्तराखंड में एक टाउन देखने को मिलेगा जहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिली और वहाँ के लोगों का कहना है कि एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्लांट जो वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी वजह से लैंडस्लाइड से डैमेज देखने को मिला है। और अभी क्या करा है एनडीएमए ने यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वहाँ के रेजिडेंट्स को वहाँ से क्या कर दिया है, पूरी तरीके से हटा दिया है, क्योंकि वहाँ एक सिंकिंग देखने को मिली है। मतलब वहाँ पर ज़मीन क्या हुई है, पूरी तरीके से धंस दी गई है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने रिव्यूज़ किया है वहाँ की सिचुएशंस को जो जोस्मिथ टाउन्स में देखने को मिली है। और रेजिडेंट्स ने ब्लेम किया है एनटीपीसीज तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट की वजह से डैमेज देखने को मिला है उत्तराखंड के अंदर। डिमांड प्रोएक्टिव रिसेटलमेंट स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से डिमांड की गई है कि प्रोएक्टिव रिसेटलमेंट देखा जाए, जो लोग वहाँ से सेटल हुए हैं, वहाँ से रिसेटल हुए हैं, उन्हें सेटल किया गया जाए। एनडीएमए मेंबर्स ने भी आज क्या करेंगे, वहाँ पर विजिट करेंगे। तो रेजिडेंट्स ऑफ जोस्मिथ द हिमालयन पिलग्रिमेज टाउन, ये आपको एक हिमालय पिलग्रिमेज टाउन देखने को मिल जाएगा जो अपीयर्स हुआ है एक सिंकिंग की उसमें देखने को मिली है। और ये सब ब्लेम किया जा रहा है मेजर पावर एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं फॉर देयर प्लाइट एंड द डिमांडिंग दैट द गवर्नमेंट रीसेटल एंड गिव न्यू हाउस फॉर ऑल दोज हु हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज़ इन द टाउन्स। तो वहाँ के लोगों ने डिमांड करी है कि जो गवर्नमेंट है वो नए घर दे उन लोगों को जो यहाँ से रिसेटल हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी वापस करे जो उन्होंने वहाँ पर लॉस्ट करी है। Member of National Disaster Management Authorities set its visit to a town on Monday to assess the situation and advise the उत्तराखंड गवर्नमेंट। और उत्तराखंड गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हाँ, अब हमने इशू तो जान लिया। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है एनडीएमए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसको हम एनडीएमए बोलते हैं। ये एक एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मैंडेट करती है टू ले डाउन पॉलिसीज़ बनाती है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। एनडीएमए को एस्टेब्लिश किया गया था थ्रू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 23 दिसंबर 2005। एनडीएमए रिस्पॉन्सिबल है कि वो पॉलिसीज़ बनाए और उन्हें गाइडलाइंस में निकाले और बेस्ट प्रैक्टिसेस करे, कोऑर्डिनेट करे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ और इंश्योर करे होलिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच टू द डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे प्राइम मिनिस्टर जो इसके हेड होते हैं ऑफ इंडिया एंड कैन हैव अप टू 9 अदर मेंबर्स, और इसके 9 अदर मेंबर्स भी होते हैं। सिंस 2020 में देयर हैव बीन 5 अदर मेंबर्स इसके देखने को मिले। देयर इज़ इन प्रोविजंस टू हैव ए वाइस चेयर पर्सन इफ़ नीडिड। अगर ज़रूरत है तो उसके लिए इसमें वाइस चेयर पर्सन को भी ऐड किया जा सकता है। अब हमने एनडीए के बारे में देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो बेसिकली हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो थंबनेल वाला आर्टिकल है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप थंबनेल में एक अजीब सी बात देख पा रहे होंगे। और थंबनेल में लिखा क्या है कि गे कपल्स को क्या होने वाला है, बेबी होने वाला है, और गे कपल्स एक्सपेक्टेड टू बी बेबी। अब गे कपल्स ये है कौन? तो 2019 में सेम सेक्स मैरिज को लेकर भी बात चली है। 2019 में क्या हुआ था, अमित शाह और मधुराज ने क्या की थी, मैरिज की थी आदित्य मधुराज ने 2019 में, और वो उससे क्या हो गए थे, वायरल हो गए थे। और अब 2022 में उनको वो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं अपने लिए एक बेबी। अब गे कपल्स को बेबी कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो सेम सेक्स के हैं। लेकिन गे कपल्स को बेबी हो सकता है सिर्फ एक कंडीशन में, वो है सरोगेसी, मतलब किराए की गोश्त से वो क्या कर सकते हैं, बेबी ले सकते हैं। अब बेबी वो कैसे लेंगे कि अगर वो बेबी लेंगे आईवीएफ से। आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजर्स होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, बेबी ले सकते हैं। तो ये थंबनेल वाला आर्टिकल भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है
वो एजुकेशन प्लस पे दिया गया है। और इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है कि अभी क्या हुआ है कि जो ऑथर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे करिकुलम जो है, हमारा सिलेबस जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का, उसको डिजिटल लिटरेसी पे लाना चाहिए और हमें फोकस करना चाहिए डिजिटल क्रिएटिविटी पे। टुडे हम देखने को मिल रहा है हमें कि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है, उसमें बूस्टअप देखने को मिल रहा है। तो परमिटेड होना चाहिए एवरी स्पेयर ऑफ आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगी में, एजुकेशनल इकोसिस्टम में, जिससे हम क्या कर सकें, पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन हो सके। डिजिटल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी और आपको एआई भी देखने को मिलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, जिससे हमारी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस और हमारा इंटरप्रेन्योर्स थिंकिंग बढ़ेगी। और हम क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल भी डिजिटल आ सकते हैं, डिजिटल से हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, व्यूका के बारे में, VUCA के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। व्यूका की बात करें तो इसको कॉइन किया गया था 1987 में, इसका एक्रोनियम बनाया गया बेस्ड ऑन द लीडरशिप थ्योरी। एक लीडरशिप थ्योरी आई थी वैन एंड बेनिस के द्वारा एंड बर्ट नैनस के द्वारा। इसको डिस्क्राइब किया गया था कि ये रिफ्लेक्ट करे वॉलेटिलिटी को, अनसर्टेनिटी को, कम्प्लेक्सिटी को, अनएम्बिग्यूटी को, और जनरल कंडीशन और सिचुएशंस को एक करे, टैकल करे। मतलब इससे चिल्ड्रंस में वॉलेटिलिटी भी आए, अनसर्टेनिटी से भी दूर दूर रहे, कम्प्लेक्सिटी से भी दूर रहे और एम्बिग्यूटी से भी दूर रहे। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ यू का। तो आर्मी वॉर कॉलेज ने क्या किया था, कंसेप्ट रिलीज़ किया था, इंट्रोड्यूस किया था यूका का, डिस्क्राइब करने के लिए मोर वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिग्यूअस मल्टीलेटरल्स वर्ल्ड परसीव्स ए रिजल्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द कोल्ड वार। कोल्ड वार के दौरान इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था जब कोल्ड वार एंड हुआ था। मोर फ्रिक्वेंट यूज़ इसका डिस्कशन हुआ है इस टर्म का, व्यू का, जो शुरू हुआ है 2002 से। एंड ड्राइव्स फ्रॉम एक एक्रोनियम, और इसको निकाला गया है इसके एक्रोनियम से, फ्रॉम मिलिट्री एजुकेशन नीड quotations टू वेरीफाई। It has subsequently taken root in emerging ideas in strategic leadership that apply in a wide range of organizations from for-profit corporations need quotations to verify। मीनिंग क्या है इसका, मतलब क्या है, डीपर मीनिंग ऑफ ईच एलिमेंट देखें वो का की, तो वी मतलब होता है वॉलेटिलिटी, मतलब द नेचर एंड डायनेमिक्स ऑफ चेंज एंड द नेचर एंड स्पीड ऑफ चेंज फोर्सेस एंड चेंज कैटलिस्ट। यू का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, मतलब लेक ऑफ प्रेडिक्टिविटी, मतलब प्रेडिक्टिविटी का हम क्या करें, लेक है हम उसमें, मतलब हम भविष्यवाणी में क्या है, थोड़े से कमज़ोर देखने को मिलेंगे। पर्सपेक्टिव्स ऑफ सरप्राइज एंड सेंस ऑफ अवेयरनेस, हमारे अंदर जागरूकता की सेंस होनी चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग, हम इश्यूज़ को समझें और इवेंट्स को समझें। कम्प्लेक्सिटी मतलब होता है मल्टीप्लेक्स ऑफ फोर्सेस, द फंडिंग्स ऑफ इश्यूज, नो कोस एंड अफेक्ट चेन एंड कन्फ्यूजन दैट सराउंड्स ऑर्गेनाइजेशंस। एम्बिग्यूटीज़ का मतलब होता है हेजीनेस ऑफ रियलिटी, पोटेंशियल फॉर मिसलेट्स एंड द मिक्स मीनिंग्स ऑफ कंडीशन कोस्ट एंड इफेक्ट कन्फ्यूजन। अब हमने वोका के बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 6th पेज पर दिया गया है। बेसिकली एडिटोरियल है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑथर ने कहा है कि हमें आगे और डिले नहीं करना चाहिए, हमें अपना सेंसेक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट सेंसस हमारा 28 फरवरी 2011 में देखने को मिला था। क्योंकि हर 10 साल में क्या होता है, सेंसस होता है। अब सेंसस क्या है, पॉपुलेशन के लेकर, पॉपुलेशन को लेकर ये सेंसस होना है। 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, और 21 में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोविड-19 आ गया था। तो अब क्या होगा, 2026 के बाद क्या होगा, पहला सेंसस होगा, उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज हो सकता है। कुछ बहुत सारी चीज़ हैं जो हम, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की, उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ 2026 के फर्स्ट सेक्शन के सेंसस के बाद होंगी। तो ऑथर्स ने कहा कि अब हमें सेंसस में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। तो फरवरी 1961 में जब वो प्राइमरी स्कूल में थे, स्टिल रिमेंबर द विजिट ऑफ सेंसस एन्यूमरेटर टू आवर हाउस, उन्हें याद है कि वो सेंसस के एन्यूमरेटर जो ड्यूटी पे ऑफिसर होते हैं उनके घर आए थे। Fondly called Pachu Pillai, he was a teacher in our schools and a family friend, since बहुत सारे टीचर्स जो थे उस टाइम पे सेंसस की ड्यूटी पे थे। We thought not the entire schools got in couple of days next years, awaited teachers and their and was told that the exercise take place every 10 years। तो उन्होंने कहा था कि एक्सरसाइज क्या होगी, सेंसस की एक्सरसाइज हर 10 साल में आपको देखने को मिलेगी। अब इन्होंने कहा है कि फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्रीज, रिसेंटली न्यूज़पेपर रिपोर्टेड करते हैं कि फ्रीजिंग ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज दैट प्रीसीड्स द सेंसस
वुड बी डन विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 2023। तो इन्होंने कहा है कि सेंसस जुलाई 1 2023 के बाद हो जाना चाहिए। सच ए फ्रीजिंग इज नेसेसरी, स्टेट गवर्नमेंट आर इन द हैबिट ऑफ इन क्रिएटिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स और रियोगनाइजिंग एग्जिस्टिंग वंस। मतलब अभी क्या कर रही हैं, बहुत सारी स्टेट नई डिस्ट्रिक्ट्स बना रही हैं, नई तहसील्स बना रही हैं, तो उनमें चेंजेस भी हो रहे हैं। उनको चेंज को पूरी तरीके से सर्टेन करना चाहिए और अभी सेंसस होना चाहिए। अब इम्प्लीकेशंस क्या है इसके डिले की, तो सेंसस अलोन कैन प्रोवाइड पॉपुलेशन डाटा फॉर एवरी विलेज। तो सेंसस क्या करा सकता है, पॉपुलेशन डाटा दे सकता है हमें किसी भी विलेज की, किसी भी टाउन की, कंट्री के अंदर। सैंपल सर्वे प्रोवाइड करा सकता है हमें रिलेबल डाटा ऑन सोशल डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स only at a higher geographical level. Apart from population count, the census has also been providing data on population characteristics, housing and amenities. तो अगर हम देखें कि पॉपुलेशंस को भी अगर एक तरफ रखें, सेंसस पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, तो उसको लेकर हमें और भी बहुत सारे डाटा मिल सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउसिंग मिल रही है नहीं मिल रही है पॉपुलेशन को, उनको बेसिक एमिनिटीज़ मिल रही है नहीं मिल रही, तो उस चीज़ को लेकर भी ऑथर ने क्या किया है, कंसर्न दिखाया है। और सेंसस और एनपीआर, तो डिसीजंस टू कलेक्ट डाटा, डिसीजन जो लिया है डाटा को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम फॉर द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बाय इन पिग्गी बैंकिंग ऑन द सेंसस ऑपरेशंस वाज द मोस्ट डिबेटेड इशू बिफोर द सेंसस। मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको डिबेट इशू देखने को मिलेगा सेंसस से पहले जो पोस्टपोन्ड हुआ है। सच कंट्रोवर्सीज नेगेटिवली इम्पैक्ट द सेंसस, ये जो है सारी की सारी कंट्रोवर्सीज क्या करती हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं सेंसस पर, तो इस वजह से हमारा सेंसस डिले देखने को मिला है, ये ऑथर्स ने बताया है। अब हमने ये एडिटोरियल भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इस आर्टिकल में हमें एक बहुत बड़ी माउंटेन के बारे में पढ़ना है, वो है माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन, इसके बारे में पढ़ना है। अर्थ्स टॉलेस्ट माउंटेन आपको देखने को मिल जाएगी अबाउट सी लेवल, और ये आपको सब रेंज ऑफ हिमालय में देखने को मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कर लेते हैं, माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये अर्थ की हाईएस्ट माउंटेन देखने को मिल जाएगी अबाउट द सी लेवल। ये आपको लोकेट देखने को मिल जाएगी मेहलंगुर हिमाल सब रेंज ऑफ एन हिमालयाज, चाइना नेपाल बॉर्डर पर आपको देखने को मिल जाएगी। रन्स अक्रॉस इट्स समिट्स, इट्स एलिवेशंस, स्नो हाइट आपको देखने को मिल जाएगी 8,848 मीटर इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी, जिसको रिसेंटली एस्टेब्लिश किया गया है 2020 में बाय द चाइनीज़ एंड नेपालीज अथॉरिटीज़ के द्वारा इसको डिटेक्ट किया गया है हाइट को। माउंट एवरेस्ट अट्रैक्ट करती है मैनी क्लाइंबर्स को इंक्लूडिंग हाईली एक्सपीरियंस माउंटेनर्स, मतलब बहुत सारे जो क्लाइंबर्स हैं जो इस पर चढ़ते हैं लोग, उन्हें एक्सपीरियंस कराती है माउंटेनियर्स को। टू मेन क्लाइंबिंग रूट्स इसके देखने को मिल जाएंगे, वन अप्रोचिंग द समिट फ्रॉम द साउथ ईस्ट इन नेपाल, पहला जो क्लाइंबिंग रूट्स देखने को मिल जाएगा और नेपाल के साउथ ईस्ट में देखने को मिल जाएगा, जिसे हम स्टैंडर्ड रूट भी बोलते हैं। दूसरा आपको तिब्बत से देखने को मिल जाएगा, तिब्बत के नॉर्थ में। While not opposing substantial technical climbing, challenging on the standard route, Everest presents dangerous as altitude sickness, weather and wind as well as hazardous from Avalanche and Khumbu icefall। मतलब आपको इसमें क्लाइंबिंग चैलेंज भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे इसके ऊपर एल्टीट्यूड सिकनेस देखने को मिल जाएगी, वेदर चेंज है, विंड तेज होती है, हैजार्डियस देखने को मिल जाएगा, कुंभो आइसफॉल देखने को मिल जाएगा। 2019 से देखें अगर, और 300 पीपल्स डाइड हुए हैं एवरेस्ट के पास, मैनी ऑफ हुज बॉडीज रिमेन ऑन द माउंटेन, तो उनकी सारों की बॉडी क्या हुई, माउंटेन्स पर ही रह गई। फर्स्ट रिकॉर्डेड एफर्ट जो एवरेस्ट पर जो चढ़े थे सबसे पहले वो ब्रिटिश माउंटेनियर्स चढ़े थे, एज नेपालीज डिड नॉट अलाउस फॉरनर्स टू एंटर द कंट्री एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे नेपाल क्या था, फॉरनर्स को अपनी कंट्रीज़ के अंदर अलाउ भी नहीं करता था। The British made several attempts on a north ride route from the Tibetan side। तो ब्रिटिश ने बहुत सारे क्या कर रहे हैं, अटैम्प्ट्स कर रहे हैं कि वो तिब्बत साइड से भी क्या इस पर क्या करें, क्लाइंबिंग करें। आफ्टर द फर्स्ट एक्सपीडिशन बाय द ब्रिटिश 1921 रीच 7,000 मीटर on the north col, the 1922 expeditions pushed the north ridge रूट अप टू एन 8,320। तो अब हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट, हाँ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 12th पेज पर दिया गया है, न्यूज़ वाले पेज पर। इस आर्टिकल में बताया है कि डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था, उसके बाद भी सिंगल वुमेंस को मना किया जा रहा है कि वो अबॉर्शन से क्या करें, दूर रहें। तो इक्वल राइट्स दिए गए थे, अबॉर्शन लॉज इन इंडिया हैव कम ए लॉन्ग वे बट देयर ऑलवेज रूम फॉर चेंजिंग एज रिसेंट डेवलपमेंट शो।
तो MTP की बात करें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके अंदर सेक्शन 3 ये ने क्या कर दिया है, अपर लिमिट को बढ़ा दिया है। जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की देखने को मिलेगी अब 20 हफ्तों से 24 हफ्तों के बीच में स्पेशल कैटेगरीज के अंदर क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। टॉप कोर्ट ने भी इस चीज़ को स्टेप फर्दर किया है और रूलिंग द मैरिटल स्टेटस शुड नॉट बी एन बैरियर फॉर वुमेन टू सीक एन अबॉर्शन अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब सिर्फ मैरिटल स्टेटस वाली वीमेंस नहीं, जबकि सिंगल वीमेंस भी क्या कर सकती हैं, अपनी प्रेगनेंसी को ऐड कर सकती हैं 24 वीक्स ऑफ एन प्रेगनेंसी के अंदर। तो अब इस आर्टिकल में एक स्टोरी बताई है किसने, जब मुंबई बेस्ड शालिनी, जो नाम चेंज जिनका हुआ है, वॉकड इनटू द स्टेट रन जे हॉस्पिटल में हो गई दिसंबर में लास्ट ईयर। उन्होंने अबॉर्शन के लिए अपने के लिए कहा। सी वाज टर्न अवे, फिर उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें वहाँ से टर्न अवे कर दिया गया। डॉक्टर हैज़ द हॉस्पिटल डिसाइडेड दैट हर केस वाज लीगली कॉम्प्लिकेटेड, हर प्रेगनेंसी हैड क्रॉस 20 वीक्स, सी वाज अनमेरिड, वो क्या थी उस टाइम पे, अनमेरिड थी। और डॉक्टर ने एडवाइस दी थी कि आपकी प्रेगनेंसी क्या है 20 वीक्स से ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। द रीज़न फॉर हर प्रेगनेंसी वाज एंड डिटरमाइंड एज ड्यू टू द फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शंस। सी देन अप्रोच द वाडिया हॉस्पिटल, ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विच नॉट टर्न्ड हर अवे। मतलब उन्हें वहाँ से भी क्या कर दिया गया, भगा दिया गया। जबकि आपको टॉप कोर्ट का ये डिसीजन देखने को मिल जाएगा कि अब अनमेरिड वीमेंस भी 24 वीक्स तक क्या कर सकती है, अपनी प्रेगनेंसी को ऐड कर सकती हैं। तो इतने सारे हमारे इंडिया में कंसर्न देखने को मिल रहे हैं अब भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेकर, इस आर्टिकल में सिर्फ यही बताया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।